अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारे कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 है। जो टॉपिक है हमारे पास वो दो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। लेकिन इनको पढ़ने से ही पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, तो हम ये दो टॉपिक साथ पढ़ेंगे जो बेसिकली आपने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये दोबारा हम यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, यहाँ पे आप ये देखेंगे, वहाँ पे आप जो एफएससी में जब आप पढ़ते तो एक चीज़ पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कहते थे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ दोनों एक ही चीज़ें होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात जब भी होगी एक चीज़ होगी। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि 40 मिनट्स में हमें ये ख़त्म करना है यहाँ पे जूम पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम आते हैं। वैसे आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच चार्ज exerts force on other charges। चार्ज के गिर्द कोई भी रीजन जिसके अंदर चार्ज दूसरे चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आपने ये पढ़ा हुआ है, जिस तरह आपने पढ़ा था कि फील्ड दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। जिस तरह आप अपनी क्लास ले लें, अगर आप क्लास के हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो पॉइंट लगा लें, उस पर टेम्परेचर की कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर दें पूरी क्लास में, या कोई भी रूम है पूरे रूम में हर पॉइंट पे टेम्परेचर की एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दें, और ये जो पूरा रीजन आपका हो जाएगा ये टेम्परेचर फील हो जाएगा, जिसके हर पॉइंट पे एक खास पॉइंट पे जिसके हर एक खास पॉइंट पे टेम्परेचर की एक खास वैल्यू होगी। क्योंकि टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्केलर फील्ड होगा। इसी तरह जब चार्ज की बात करते हैं बच्चों, तो चार्ज के गिर्द पूरा जो रीजन होता है जिसके अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आता है तो चार्ज उस पर फोर्स लगाता है, इस पूरे रीजन के अंदर चार्ज के गिर्द पूरे रीजन के अंदर जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है और ये चार्ज उस पर फोर्स लगाता है, इस रीजन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होती है, और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू होती है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो हम चार्ज के इर्द गिर्द जो भी रीजन, उस चार्ज के इर्द गिर्द सारे रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जिस रीजन के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा और वो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, चार्ज के इर्द गिर्द सारा रीजन जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा, इस ये चार्ज उस पर लगाता है फोर्स, और हर पॉइंट पे इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी वो हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं बच्चों। हम ये करते हैं, देखिए ये हम के एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज ये उस चार्ज को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इतना कम हो कि अपने इर्द गिर्द के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। एक टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्यू नॉट वो आपने लाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने इस तरह डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो बेटे यार, ये आप देख सकते हैं, ये E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि जो भी चार्ज के इर्द गिर्द जो भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, चार्ज के इर्द गिर्द सारे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये सारा रीजन मिलके क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट वो चार्ज है जो आपने बाहर से लाया चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस चार्ज पे जो फोर्स F लगी, F कहाँ से कैलकुलेट होगी, कूलम्स लॉ से, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कि आप एक टेस्ट चार्ज लेके आए, उस टेस्ट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट, उस पर कितनी फोर्स लगी एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज होंगी
वो E इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से कैलकुलेट करते हैं। और आपने जिस तरह कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि पढ़ा होगा कि जब भी कोई चार्ज एक चार्ज दूसरे के करीब होता है तो फोर्सेस एक दूसरे पे ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, और जब भी चार्ज दूसरे पे दूर होता है तो फोर्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो फोर्स दूसरे पे एक दूसरे पे जो एक्सर्ट करते हैं वो क्या होती है, कम होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये जो फोर्स है, जब टेस्ट चार्ज जितना करीब लेके आएंगे चार्ज के, ये फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चार्ज के करीब ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज से दूर कम होगी। आपने ये चीज़ें बच्चों ये पढ़ लेनी है, ये साथ इसके बारे में बताया हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें आपके पास चार्ज के करीब लेके आए, चार्ज एक टेस्ट चार्ज चार्ज के करीब लेके आए तो उसमें फोर्स लगेगी, तो ये अवे मूव करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अब डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया सबसे पहले माइकल फेराडे ने दिया था। उस वक्त कोई कंसेप्ट नहीं था कि चार्ज किस तरह एक चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो उसने ये आइडिया दिया कि चार्ज के इर्द फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस मौजूद होती है। उसने आइडिया ये दिया कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं। हर वक्त जब भी कोई दूसरा चार्ज लाइन के करीब वाले एरिया में आता है, जब भी कोई चार्ज दूसरे चार्ज के करीब आता है तो ये चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है। अब देखें, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये डिटेक्ट करे लाइंस को, इन फील्ड लाइंस को। ये इमेजिनरी लाइंस इनको हम इसलिए कहते हैं, लेकिन इनसे हम चार्जेस के एक दूसरे पे जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें इंफॉर्मेशन देती हैं दो चीज़ों के बारे में, एक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये दो चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, इमेजिनरी लाइन से नहीं कहती। अब देखें, अगर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे रखें, ये जो पॉइंट है ई वाला, तो ये इधर मूव करेगा। जिस जिस पॉइंट पे मूव करें रखेंगे, आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज के करीब लेके आए तो वो उसकी मूवमेंट ये डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जब इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जब एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, ये होगी जो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप कह सकते हैं दीज आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। अच्छा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। ये हमें बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इन द केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप होती है। अब ये अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो उसके इर्द गिर्द ये आपके पास ये स्ट्रेट बिल्कुल आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप होती है। अच्छा, जब दो पॉजिटिव चार्ज करीब आते हैं तो ये आपके पास ये एफएससी में ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई है कि दो पॉजिटिव चार्ज करीब आते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप होती है। अब बच्चों यहाँ पे इस केस में, यहाँ जहाँ पे हमें पता कैसे चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, जहाँ पे लाइंस करीब होती हैं। ये देखिए चार्ज के गिर्द वाले रीजन, हमने कहा चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, लाइंस करीब है। दूर जा रहे हैं गैप ज़्यादा होता जा रहा है, ये देखिए गैप ज़्यादा होता जा रहा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग है।
और फिर बच्चों यहाँ पे आप ये देखें, ये दरमियान में दो चार्जेस के दरमियान वाला जो रीजन है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड फ्री रीजन है और ये आपके पास शेप है। और दूसरी चीज़ बच्चों कि आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। जहाँ पे लाइंस करीब हैं वहाँ तो आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं वहाँ पे आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जब आपके पास इन द केस कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप कर्व्ड है, तो बच्चों ये जिस तरह एक पॉइंट है ना, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है, जिस पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब आपको पता है आपके पास जब आपने यहाँ पे ये लाइंस कर्व्ड हैं, जब कर्व्ड लाइंस होती हैं तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट आ जाएगी। देखें यहाँ पे ये लाइन इधर जा रही है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें इधर जा रही है, यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपने फाइंड करनी है इन द केस ऑफ कर्व्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब कर्व्ड होंगी उस वक्त आपने किसी भी पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो टेंजेंट ड्रा करना होगा। बच्चों जिस तरह यहाँ पे ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो ये टेंजेंट ड्रा के ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन आगे, यहाँ पे इधर आगे, यहाँ पे इस तरफ ऊपर, यहाँ पे इस तरफ। तो जिस पॉइंट पे भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके आएगी। ये फील्ड लाइन जो है ये आपको इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ये चीज़ बच्चों आपने यहाँ पे ये जो डिटेल से पढ़ना है, यहाँ पे हमारे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम उस पर आएंगे। अपने जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है बच्चों? पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसके बारे में हम ये कहते हैं ये एक पॉइंट पे लाई कर होता है। इसकी डायमेंशन मतलब विड्थ, लेंथ आपके पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। जस्ट ये एक पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं ये एक पॉइंट पे है, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब एक सिंगल चार्ज आप समझ लें उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बच्चों किसी भी पॉइंट पे देखें, ये जो सारे आपके पास है ये एक चार्ज है, सारे के इर्द गिर्द रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब हमने बच्चों क्या करना है, इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेस्ट चार्ज Q इन पॉइंट्स पे रखना पड़ेगा। इस पॉइंट पे रखेंगे, जितनी फोर्स लगेगी इस पे इस डायरेक्शन में वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे रखेंगे, जितनी फोर्स लगी कैलकुलेट कर लेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, जितनी फोर्स लगी कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखो बच्चों, ये जो चार्ज के चार्ज के करीब वाले जो रीजन हैं, इसमें ये देखो ये एरो बड़ा है, ये थोड़ा सा दूर वाला रीजन है, इसमें एरो पहले के मुकाबले में छोटा है इसके मुकाबले में, जबकि जो बिल्कुल दूर वाले रीजन है इसमें एरो और छोटा है। इसकी वजह ये है कि चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, दूर क्या है, कम है। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने वो फाइंड करनी है। कोई फार्मूला हो इलेक्ट्रिक फील्ड का कि हमें यहाँ पे जगह जगह पे चार्ज को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट करनी पड़े, बल्कि कोई फार्मूला हो जिसमें हम वैल्यूज पुट करें, चार्ज की वैल्यू पुट करें और डिस्टेंस पुट करें जिस डिस्टेंस पे हमने चार्ज को रखा हुआ है इस चार्ज से, और हम फाइंड कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है बच्चों, हम ये करना चाह रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे क्या है ये फाइंड करना चाह रहे हैं। फर्ज करें एक पॉजिटिव चार्ज, आप टेस्ट चार्ज क्यू डॉट आपने किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे रख दिया, आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट किसी भी जगह पे रखा जहां से उस पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट का और इस चार्ज क्यू का आपस का दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है आर। तो उस चार्ज पे फर्ज करें आप यहाँ पे रख लें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आर, तो फोर्स कितनी लगेगी उस चार्ज पे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, दूसरे का जो आपने यहाँ पे रखा है क्यू नॉट है, क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जैसा कि बच्चों आपने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप अब अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो फार्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। बच्चों ये 1/4πε0 क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर जब आप ये पुट करेंगे तो क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ये बच्चों आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देख सकते हैं ये फार्मूला भी ये बता रहा है कि जब हम चार्ज से दूर जाएंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, डिस्टेंस इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूनिट वेक्टर, फोर्स में भी आर यूनिट वेक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपके पास आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। जब चार्ज किसी जगह पे रखेंगे चेक करने के लिए, उस चार्ज पे जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब जब बच्चों एक से ज्यादा चार्जेस आ गए, अब आपने किसी जगह पे एक से ज्यादा चार्जेस रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने इसकी फिगर ने ड्रा की हुई। अगर आपके पास यहाँ पे एक से ज्यादा चार्जेस हैं, एक चार्ज का आपके पास मैग्नीट्यूड है Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, चौथे का Q4, आपके पास ये रीजन है, इस रीजन के अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हैं। जब इस रीजन के अंदर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो फिर आप इस इन सारे चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो कैलकुलेट करने की क्या करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे। देखो आपके पास अगर फर्ज करो n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस, आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आपने ये किया, पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है Q0 पे वो होगी F01, F02 अप टू F0n या FON। पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी F1 डिवाइडेड बाई Q0 प्लस F2 डिवाइडेड बाई Q0, ऐड किया। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है F डिवाइडेड बाई Q। पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड F1 डिवाइडेड बाई Q0, दूसरी चार्ज की वजह से 2 डिवाइडेड बाई Q0, तीसरी चार्ज की वजह से 3 डिवाइडेड बाई Q0, और करते करते जब ऐड करेंगे तो देखो बच्चों अगर एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं, तो आप किसी पॉइंट पे एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सब की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करें, सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐड करें, तो रिजल्ट में आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी उस पॉइंट पे। जब आपके पास किसी रीजन के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, तो हमें ये रिजल्ट ये बता रहा है, अगर आपके पास किसी रीजन के अंदर एक से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं और आपने उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उन सारे चार्जेस की वजह से, तो जस्ट बच्चों ये करें, सारों की इलेक्ट्रिक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके वेक्टोरिकली ऐड कर दें। ठीक है, ये जो ऊपर प्लस साइन है ये सिंपल आपको ये बता रहा है कि वेक्टोरिकली आपने ऐड करना है, सिंपल आपके पास ये मैथ वाली एडिशन नहीं होगी, हेड टू टेबल से बाकी जो वेक्टर्स की एडिशन है उस तरीके से होगी। ठीक है, अब बच्चों आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल क्या होता है बच्चों, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं इनको, या जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपस में स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम इनको कहते हैं डायपोल। डाय का मतलब आप समझ रहे हैं, डाय का मतलब दो, पोल मतलब आपके पास पोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हम बेसिकली इसे कहते हैं। मतलब देखें डायपोल मैग्नेटिक फील्ड का भी हो सकता है, मैग्नेटिक डायपोल भी हो सकता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। हमारे पास ये कंसीडर किया हमने बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है जिनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है d। ठीक है, हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल आपके पास है, जब भी दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके करीब करीब होते हैं तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब बच्चों ये जो लाइन है ना, ये आपके पास ये नीचे इस लाइन को कहते हैं डायपोल एक्सिस। जिस जो लाइन डायपोल्स को मिला रही होती है बच्चों, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस ये, अब ये फिक्र हमको कंसिडर करने की पड़ेगी। हमने बच्चों ये है आपके पास दो चार्जेस हैं, ये एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, जिनका ये सेंटर पॉइंट है डायपोल सेंटर,
इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या है यहाँ पे बच्चों, स्मॉल डी। अब आपने ये जो डायपोल एक्सिस है इसी के अलोंग दूर एक पॉइंट पी है, दूर वाला पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे इसके एक पॉइंट पी है जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायपोल की वजह से, ये जो डायपोल है, इस डायपोल की वजह से आपने एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। हम अपनी आसानी के लिए ये कर रहे हैं कि बच्चों इस पॉइंट को डायपोल एक्सिस ही पे ले रहे हैं, मतलब ये जो डायपोल वाली लाइन है यहाँ से आगे, बाद में हम देखेंगे इसको हम बाकियों के लिए भी अप्लाई, किसी भी इसके अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट पे, किसी भी दूसरे पॉइंट पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला जो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। लेकिन बच्चों अभी हम क्या करें कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें एक पॉइंट पे जो कि डायपोल एक्सिस, मतलब ये जो लाइन डायपोल वाली लाइन है इसी लाइन पे आगे जाके ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये पॉइंट जो पी है एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पे, डायपोल एक्सिस पे। डायपोल एक्सिस का मतलब ये कि बच्चों ये जो डायपोल्स को मिलाने वाली लाइन है इसी को आगे आप एक्सटेंड करें, ये जो लाइन कहलाती है डायपोल को मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं डायपोल एक्सिस। इसी आपके पास लाइन पे आगे जाके आपने एक पॉइंट पे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल एक्सिस पे वाले लाइन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है डायपोल की वजह से। अब जो यहाँ पे हम एक थोड़े मैथ्स में कुछ चीज़ यूज़ करें उसके हिसाब से, ये देखो दो चार्जेस का आपस में डिस्टेंस क्या है, डी, ये सेंटर पॉइंट है इनका। अब पॉइंट पी का डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी में इन दोनों चार्जेस की वजह से होगी, पॉजिटिव की वजह से भी होगी, नेगेटिव की वजह से भी होगी। अब इस पॉइंट पी का पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना है, z माइनस डी बाई टू। देख सकते हैं बच्चों दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है d, तो सेंटर से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस कितना होगा, d बाई टू। सेंटर से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस d बाई टू। डायपोल के सेंटर और पॉइंट P का डिस्टेंस है z। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जितना डायपोल सेंटर से पॉइंट P तक है उसमें से d बाई टू माइनस करें, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट P से इसका डिस्टेंस होगा z प्लस डी बाई टू। पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस z से d बाई टू कम है, नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस z से d बाई टू ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बच्चों इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। क्योंकि अब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो दोनों चार्जेस की वजह से होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो प्लस वाले की पॉजिटिव आ गई, माइनस वाले की नेगेटिव आ गई। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस का स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्यू तक का, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई नेगेटिव चार्ज से क्यू तक का डिस्टेंस। अभी हमने देखा था यहाँ पे बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो है z माइनस डी बाई टू या 1/2 डी, वो पुट कर दिया r प्लस की जगह। और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है z प्लस 1/2 डी होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों अंदर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए, यहाँ मेरा ख्याल आपको यहाँ तक ये समझ आ गई होगी। जस्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आर प्लस डिस्टेंस सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है पॉइंट बी तक, और ये नेगेटिव चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस है। अब बच्चों यहाँ से आपने क्या करना है, जेड कॉमन ले लें। जब आपने z कॉमन लिया तो z के ऊपर स्क्वायर भी, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे नहीं था, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, z कॉमन लिया तो बाहर लेके जाएंगे, यहाँ पे भी z स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन, तो q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई z स्क्वायर आ गया। q भी ऊपर था, दोनों में कॉमन हो, ये मैथमेटिक्स आप समझते हैं। यहाँ से आगे वाले स्टेप में अब आप समझिए यहाँ पे क्या करना है। इस स्टेप में बच्चों सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम जैसे आसानी है, इस वाले को ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, और साथ आपने यहाँ पे ऊपर ये जब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने a
माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देना है, और इस जगह पे जो ये आ जाएगा ऊपर वाले, मतलब आपने न्यूमिनेटर में ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज खोल देने हैं। वन और वन कैंसिल हो जाएगा, d बाई टू जेड, डी बाई टू जेड होल स्क्वायर, डी बाई टू जेड होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी ऊपर आपके पास बचो बच जाएगा टू डी डिवाइडेड बाई जेड ऊपर। मतलब बच्चों आपने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेंगे, जस्ट आपको पता बच्चों एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये जब ये टर्म्स ऊपर आ जाएंगी जो नीचे, तो इनका स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक a प्लस बी का स्क्वायर, एक प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको जस्ट ओपन कर देंगे और कैंसिल हो जाएंगे। एक माइनस आपके सामने नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों साथ ये चीज देखें, डिवाइड में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड में जब आप इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि जब आपके पास ये एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर वाले आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, मतलब वन बाई टू डी डिवाइड बाई टू जेड होल स्क्वायर, सॉरी वन माइनस डी बाई टू जेड होल स्क्वायर इंटू वन प्लस डी बाई टू जेड होल स्क्वायर, ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ये जिस तरह ऊपर ये कॉमन लिया हुआ, इन दोनों के स्क्वायर देखो, स्क्वायर जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, वन प्लस डी बाई वन माइनस डी बाई टू जेड और वन प्लस डी बाई टू जेड मल्टीप्लाई हो रही है, और एक पे भी स्क्वायर है दूसरे पे भी होल स्क्वायर है, तो आप बच्चों होल स्क्वायर दोनों पे कॉमन ले सकते हैं। जिसमें बच्चों लिखा हुआ है a प्लस बी पे होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, आप दोनों का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब बच्चों आगे आप क्या करेंगे, जब आपके पास लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों ए स्क्वायर माइनस देखो वन माइनस डी बाई टू जेड इंटू वन प्लस डी बाई टू जेड जब आएगा, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लिखा, तो वन माइनस डी बाई टू जेड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई और इनका ऊपर होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये जो यहाँ से आगे ये जो ऊपर z था ये जो नीचे आ जाएगा, तो ये q डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड क्यूब इंटू ये डी आपके पास। अब बच्चों जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो जो पॉइंट पी होता है बच्चों वो आपके पास बहुत लार्ज डिस्टेंस पे होता है। ये जो डायपोल के दरमियान का डिस्टेंस है, इसके मुकाबले में जो पॉइंट पी लिया होता है ये लार्ज डिस्टेंस पे लिया होता है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जब ये डिस्टेंस z वाला q के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चों d डिवाइड बाई टू जेड ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है, और वन माइनस ज़ीरो वन, तो ये सिर्फ बच्चों d, ये टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, ये जो d बाई टू जेड वाली टर्म है ये निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे कि चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है डायपोल का d, और डिवाइडेड बाई z वाला जिस डिस्टेंस है जो पॉइंट p जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं डायपोल की वजह से, वो वाला डिस्टेंस है जो चार्जेस के सेंटर से, ये z वाला डिस्टेंस d के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो ये z वाला डिस्टेंस है d डिवाइडेड बाई टू जेड, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देंगे, तो वन माइनस ज़ीरो वन बच गया, तो ये बाकी इधर आ जाएगा वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला q डिवाइड बाई जेड क्यूब इंटू डी स्क्वायर। इसका मतलब वो जो डायपोल की वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो स्क्वायर के साथ नहीं बल्कि क्यूब के साथ डिक्रीज करती है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे सिंपल चार्ज के मुकाबले में आपने देखोगे ना, पढ़ा था आपने वन और फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे z क्यूब आ गया, डिस्टेंस का क्यूब आ गया, इसका मतलब है डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्यूब के साथ डिक्रीज करती है, जबकि सिंपल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो स्क्वायर के साथ डिक्रीज हो रही थी। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ गई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन डायपोल्स। जो डायपोल पे जो भी चार्ज होता है बच्चों, एक पे प्लस चार्ज होता है एक माइनस टू चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मतलब ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है एक माइनस क्यू चार्ज है,
इन दोनों चार्जेस में से एक क्यू के साथ जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ये क्यू डी आता है इसको कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसके प्रोडक्ट को कहते हैं। तो बच्चों आपके पास ये और इसके फार्मूला आपके पास पी आ गया। और बच्चों जो डायपोल मूवमेंट है ना, जो इलेक्ट्रिक ये डायपोल मूवमेंट आपके पास है बच्चों, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है। अब बच्चों जब आपके पास चार्ज, ये देखो फार्मूला हमने कैलकुलेट ही उसको सिचुएशन के लिए किया है जिसमें जब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो जब आप इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे आप डिस्टेंस वगैरह नहीं फाइंड करते डायपोल के दरमियान या उनका चार्ज, बल्कि डायरेक्ट डायपोल मूवमेंट ही फिर ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। फिर वजह यहाँ पे देखो जैसा लिखा हुआ है डायपोल मूवमेंट में क्या चीज़ें क्यू और डी। वो कह रहा है P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। वो कह रहा है कि आप Q को डबल कर दें, D को ऑफ कर दें, प्रोडक्ट वही रहेगा। डायपोल मूवमेंट फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी चीज़ डिस्कस की हुई। फिर यहाँ पे वही बात की हुई कि इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज 1/r³ फॉर ऑल डिस्टेंस पॉइंट्स के। अच्छा बच्चों अभी हमने ये फार्मूला जो निकाला है वो सिर्फ हमने किसके लिए निकाला है कि पॉइंट ही जो है देखें ये पॉइंट डायपोल एक्सिस पे बिल्कुल यहाँ पे सीधी लाइन पे, अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना हो यहाँ पे कहीं हो तो फिर भी ये फार्मूला यूज होगा। हमने कहा था ये अभी हमने फार्मूला जो है ये फाइंड किया भाई, ये हमने सिर्फ डायपोल एक्सिस वाले के लिए कि जो डायपोल वाली लाइन है उसी के ऊपर जाके ये फार्मूला आया। तो अगर इस लाइन पे ना भी हो चार्ज तो फिर भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा। अच्छा देखिए अगर आप डिस्टेंस डबल कर दें पॉइंट पी का जिस पे आप इलेक्ट्रिक डायपोल आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें डायपोल की वजह से, तो जब आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो 8 टाइम डिक्रीज होगी। फार्मूले से देख सकते हैं ये देखिए, अगर आप ये फार्मूला देखें डिवाइड बाई जेड क्यूब, आप 2 जेड की जगह 2 जेड पुट करें तो रिजल्ट में 1/8 आ जाएगा। जबकि जो ऊपर वाला केस था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों जब आप डायपोल से दूर जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्यूब के साथ डिक्रीज होगी, मतलब ज़्यादा डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के केस में। जबकि पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी लेकिन कम होगी। उसकी वजह यह है कि एक इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप दूर जाते हैं तो वो इफेक्ट कैंसिल करता जाता है, एक चार्ज दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करता जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होती है। आज के लिए इतना ही। जो आपके पास बच्चे जो सवाल होगा वो आप डिस्कशन बोर्ड, LMS पे डिस्कशन बोर्ड है ना, उस डिस्कशन बोर्ड में आप वो पूछ सकते हैं। तो या अल्लाह हाफिज़।